हेलो एवरीवन, दिस इज अर्श पारिक। वेलकम टू रनवे क्लासेज। पिछले क्लास में हमने कोणों के आधार पर और माप के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार पढ़े थे। तो आज जो है त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता चलेगी। तो देखो, लिखना त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता। फर्स्ट टॉपिक लगाना और लिखना त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता। त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता। देखो, त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता का मतलब होता है कि दो त्रिभुज सर्वांगक्षम तब कहलाएंगे जब उनकी या तो तीनों कोण बराबर हो या तीनों भुजाएं बराबर हो। तो लिखना, एक सी डेफिनेशन लिखना। किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं व तीनों कोण किसी अन्य त्रिभुज की तीनों भुजाओं व तीनों कोणों के बराबर हो तो ऐसे त्रिभुज सर्वांगक्षम त्रिभुज कहलाते हैं। देखो, किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं एवं तीनों कोण किसी अन्य त्रिभुज की तीनों भुजाओं और तीनों कोणों के बराबर हो तो ऐसे त्रिभुज सर्वांगक्षम त्रिभुज कहलाते हैं। कहने का मतलब है कि अगर कोई एक त्रिभुज है और उसकी तीनों भुजाओं का मान किसी अन्य त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो और उसके तीनों कोणों का मान किसी अन्य त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर हो तो ऐसा त्रिभुज सर्वांगक्षम त्रिभुज कहलाएंगे। तो देखो, त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर की बात करते हैं। त्रिभुज एबीसी है, त्रिभुज एबीसी एक त्रिभुज है और त्रिभुज पीक्यूआर एक अन्य त्रिभुज है। त्रिभुज पीक्यूआर एक और त्रिभुज है। तो यहां पे त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर सर्वांगक्षम कहलाएंगे। देखो, अगर ए बी बराबर है पीक्यू के, ए बी बराबर है पीक्यू भुजा के, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर, बीसी भुजा बराबर है क्यूआर के। और वैसे ही देखो, यहां पर पी आर या एसी भुजा बराबर है पी आर के। तो ये तीनों भुजाएं बराबर तीनों त्रिभुजों के। और यहां पे अगर कोण ए बराबर है कोण पी के, कोण ए बराबर है कोण पी, कोण बी बराबर है कोण क्यू और कोण सी बराबर है कोण आर। तो अगर ए बी भुजा पी क्यू के बराबर है, बी सी भुजा क्यू आर के बराबर है, ए सी भुजा पी आर के बराबर है, कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू और कोण सी बराबर कोण आर है, तो इस कंडीशन में त्रिभुज ए बी सी सर्वांगक्षम होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। त्रिभुज ए बी सी सर्वांगक्षम होगा त्रिभुज पी क्यू आर की। ये जो साइन होता है ये सर्वांगक्षमता का साइन होता है। तो देखो, प्रतीक चिन्ह लिख लेना, यहाँ पे पॉइंट लगा के प्रतीक चिन्ह होता है ऐसे, एक लहरदार लाइन होती है, यहाँ से ऐसे ऊपर जाती है और दो लाइनें बिल्कुल इक्वल वाली जो साइन होता है उसके ऊपर एक लहरदार वाली लाइन होती है। तो इसलिए लिख लेना त्रिभुज ए बी सी सर्वांगक्षम होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। ए बी सी सर्वांगक्षम होगा पी क्यू आर के। कंडीशन है ए बी भुजा बराबर होगी पी क्यू के, बी सी भुजा बराबर है क्यू आर के और ए सी भुजा या सी ए, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। ए सी या सी ए दोनों बराबर होती है। ए सी भुजा बराबर या सी ए भुजा बराबर है पी आर या आर पी के।
तो ये वाली बराबर है इसके और ये वाली बराबर है इस वाली के। और वैसे कोण ए बराबर है, ये कोण ए बराबर है कोण पी के, कोण बी बराबर है कोण क्यू के और कोण सी बराबर है कोण आर के। इस तरह से कोण सी बराबर कोण आर। तो अगर ऐसी कंडीशंस होती है तो ये त्रिभुज कहलाते हैं सर्वांगसम त्रिभुज। अब देखो सर्वांगसम त्रिभुज जो होते हैं उसमें जो आकार होता है वो समान होता है इनका, और इनकी आकार और आकृति क्या होती है, बिल्कुल समान होती है, यानी एक जैसे होते हैं बिल्कुल, कोई भी बड़ा छोटा नहीं होता। अगर 3 सेंटीमीटर की है तो ये भी 3 सेंटीमीटर की होगी यहाँ पे। अगर ये 4 सेंटीमीटर की है तो ये भी 4 सेंटीमीटर की, और ये अगर 5 सेंटीमीटर की है तो ये भी 5 सेंटीमीटर की। तो इस तरह से होंगे। तो ये नोट कर लेना, फिर आगे लिखवाते हैं। एक पॉइंट और लिखना है इसके बाद में। देखो सर्वांगसम त्रिभुज के रूप व आकार बराबर होते हैं या समान होते हैं। तो ये लाइन लिख लेना, लिखवाता हूं अभी। स्टार लगा के लिखना। सर्वांगसम त्रिभुजों ऐसे लिखना, सर्वांगसम त्रिभुजों के रूप व आकार समान होते हैं। अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज है तो इनके रूप व आकार समान होंगे। जैसा एक त्रिभुज का आकार व रूप होगा वैसा ही दूसरे त्रिभुज का आकार व रूप होगा, तो दोनों क्या होंगे, समान होंगे। चलो आगे इसके नियम लिखते हैं। देखो नियम नंबर 1, यहां पे लिखना नियम या रूल। नियम नंबर 1 है एस नियम। एस नियम का मतलब होता है भुजा 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 नियम। भुजा 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 नियम। देखो यदि किसी त्रिभुज, अगर किसी एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं किसी अन्य त्रिभुज की संगत तीनों भुजाओं के बराबर हो तो इस कंडीशन में वह त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज कहलाएंगे, और उसके बाद उनके तीनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो यहां पे लिखना, देखो यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं या तीन भुजाएं किसी अन्य त्रिभुज की तीनों भुजाओं के समान हो, किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं किसी अन्य त्रिभुज की तीनों भुजाओं के समान हो तो ऐसे त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज होंगे। सर्वांगसम त्रिभुज होंगे। देखो अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं किसी अन्य त्रिभुज की तीनों भुजाओं के समान हो तो ऐसे त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज होंगे। तो देखो अगर मान लो कि इस तरह से कोई त्रिभुज है, यहाँ पे ABC कोई त्रिभुज है और यहाँ पे PQR,
PQR कोई एक ट्राइंगल है। तो ABC में अगर मान लो कि ये है 2 सेंटीमीटर अपने पास AB, और ये है 3 सेंटीमीटर, और ये मान लो ये है 4 सेंटीमीटर। अब इसी कंडीशन में अगर ये 2 सेंटीमीटर है, यहां पे 2 सेंटीमीटर, और यहां पे ये मान लो 3 सेंटीमीटर है, और ये है 4 सेंटीमीटर। तो इस कंडीशन में देखो त्रिभुज, दोनों त्रिभुजों में देखो AB बराबर है, इस कंडीशन में देखो AB बराबर होगी त्रिभुज में, त्रिभुज ABC और PQR में AB बराबर है PR के, PR या RP के, PR लिख लेते हैं PR के, PR या RP, PR या RP के, और BC बराबर है PQ के, BC बराबर है PQ के, BC बराबर है PQ के, और AC, AC या CA, AC या CA बराबर है RP, AC या CA बराबर है QR के, AC या CA बराबर है QR के। तो यहाँ पे CA या AC बराबर है QR के। देखो AB बराबर है PR या RP के, AB बराबर है PR या RP के, BC बराबर है PQ या QP के, और इसी तरह से देखो AC या CA बराबर है QR या RQ के। तो इस कंडीशन में देखो, अब यहां पे देखो नामकरण कैसे करते हैं ये ध्यान रखना। देखो हमने ABC लिया है, यहाँ पे इस तरह से लिख लेना ABC, त्रिभुज ABC। पहले एक ट्रायंगल का नाम लिखना है, त्रिभुज ABC सर्वांगक्षम होगा, त्रिभुज ABC सर्वांगक्षम होगा। अब किसके सर्वांगक्षम होगा? PQR के नहीं होगा, ये ध्यान रखना। उस कंडीशन में देखते हैं संगत भुजाएं कौन कौन संगत भुजाएं, कौन कौन सी संगत भुजाओं की बराबर है, उसके अकॉर्डिंग सेट करते हैं नाम। देखो AB भुजा किसके बराबर है? PR या RP के। BC भुजा PQ के बराबर है। तो A हो गया, यहाँ पे A आ गया, यहाँ पे B और B कॉमन है, और यहाँ पे C आ गया, तो ABC बन गया यहाँ पे, और यहाँ पे CA या AC बन गया, पूरा वापस A तक आ गया। देखो A से गया B पे, फिर B से गया C पे, और C से वापस A पे आ गया, ऐसे देखना है। फिर उसके आगे देखो यहाँ पे P से गया R पे, या R से गया P पे। देखो यहाँ पे देखो, यहाँ से देखते हैं AB बराबर किसके? RP या PR के। तो RP ले लेते हैं, AB बराबर है RP के। और फिर यहाँ पे देखो 3 सेंटीमीटर आ रहा है, इधर इधर भी 3 सेंटीमीटर जा रहा है, तो इस तरह से 3 सेंटीमीटर जा रहा है, इधर भी 3 सेंटीमीटर तरफ जा रहा है। देखो यहाँ से A से लिया 2 सेंटीमीटर आया नीचे, फिर 3 सेंटीमीटर गया, वैसे R से लिया 2 सेंटीमीटर ऊपर गया, फिर 3 सेंटीमीटर इधर आ गया, फिर ये देखो 4 सेंटीमीटर पे गया, और इधर ये भी 4 सेंटीमीटर गया। तो यहाँ से देखो ABC आ गया यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे देखो R से गया 2 सेंटीमीटर ऊपर, R P पे गया, फिर P से 3 सेंटीमीटर आया, फिर 4 सेंटीमीटर गया, तो इसका नाम होगा RP और Q, त्रिभुज RP और Q सर्वांगक्षम होगा त्रिभुज RPQ के। देखो यहाँ पे AB बराबर है PR या RP ले लेना, AB बराबर RP के, तो AB बराबर है RP के। उसी तरह देखो BC बराबर है PQ के, BC बराबर है PQ के। फिर आगे देखो C और A बराबर है Q और R के। हो गया इस तरह से लेना है इसको, ये सर्वांगक्षम त्रिभुज कहलाएंगे। तो नामकरण का विशेष तरह ध्यान रखना कि किस तरह से नामकरण करते हैं। अगर A से चले A B और C पे गया, तो इसे देखो 2 सेंटीमीटर नीचे है, तो यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट लेना जिसमें 2 सेंटीमीटर हम लोग जाएं, लेकिन उसके आगे वाला पॉइंट जो है 3 सेंटीमीटर और आगे बढ़ना चाहिए। तो यहाँ से देखो, अगर यहाँ से स्टार्ट किया तो ये नीचे आ गया, लेकिन ये 4 सेंटीमीटर बढ़ेगा, तो ये नामकरण नहीं होगा। तो नाम कहाँ से होगा? R से स्टार्ट होगा, R से 2 सेंटीमीटर गए, फिर 3 सेंटीमीटर आगे बढ़े, फिर 4 सेंटीमीटर बढ़े। वैसे देखो यहाँ से 2 सेंटीमीटर बढ़े, फिर 3 सेंटीमीटर बढ़े, और फिर 4 सेंटीमीटर बढ़ गए। तो ये ध्यान रखना, इस तरह से लेना है नामकरण में। थोड़ा सा प्रैक्टिस करना आ जाएगा इजीली। देखो आगे देखो, अब अगर इस कंडीशन में देखो, अगर इस कंडीशन में भुजाएं बराबर हो तो सीधी सी बात है कोण भी या एंगल्स भी क्या होंगे? बराबर हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखना, अगर भुजाएं बराबर है तो इस कंडीशन में क्या होंगे? अतः कोण A बराबर होगा, देखो संगत कोण बराबर, कोण A बराबर कोण R, कोण A बराबर होगा कोण R के। संगत कोण पहले A है, पहले R है, तो कोण A बराबर कोण R के। उसी तरह देखो कोण B किसके बराबर होगा? इसके संगत देखो बीच में है, तो बीच में कौन सा है? कोण P,
तो कोण पी के, और कोण सी बराबर होगा कोण क्यू के, तो कोण सी बराबर कोण क्यू। इस तरह से हो जाएंगे सारे कोण। चलो आगे देखो, एस ए एस नियम, सेकंड नियम लिखना, एस ए एस नियम। देखो लिखना है यहाँ पे एस ए एस नियम। देखो एस ए एस का मतलब है भुजा कोण भुजा, भुजा फिर आता है कोण और फिर आएगा भुजा। देखो यदि किसी एक त्रिभुज, डेफिनेशन होगी, यदि किसी एक त्रिभुज की दो भुजाएं और एक कोण किसी अन्य त्रिभुज की दो भुजाएं व एक कोण के बराबर हो, तो इस कंडीशन में वह त्रिभुज क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के सर्वांगसम कहलाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन फॉलो होती है, जो कोण आएगा ना कोण, वो दोनों भुजाओं के मध्य वाला होगा। मतलब कोण वही होगा जिस शीर्ष से दोनों भुजाएं निकल रही है, तो उस शीर्ष पे बनने वाला जो कोण होगा, यानी कि कॉमन शीर्ष, जिस शीर्ष से दोनों भुजाएं निकल रही है, उस शीर्ष में जो कोण होगा ना, उस शीर्ष से बनने वाला कोण, या दोनों भुजाएं जिस कोण को बनाएगी, वह कोण क्या कहला, वह कोण ही बराबर होगा, दूसरा कोण बराबर नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना, दूसरा कोण बराबर होता है सर्वांगसम नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ वही कोण बराबर होगा जिसको वह दोनों भुजाएं बना रही है। तो डेफिनेशन लिखना, यदि किसी त्रिभुज, किसी एक त्रिभुज, यदि किसी एक त्रिभुज की तीन भुजाएं, सॉरी यदि किसी एक त्रिभुज की दो भुजाएं, त्रिभुज की दो भुजाएं वह एक कोण किसी अन्य त्रिभुज, किसी अन्य त्रिभुज की दो भुजाओं व एक कोण के बराबर हो, एक कोण के बराबर हो, ऐसे त्रिभुज हो तो ऐसे त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज कहलाते हैं। ऐसे त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज कहलाते हैं, सर्वांगसम त्रिभुज कहलाते हैं। देखो यदि किसी एक त्रिभुज की दो भुजाएं व एक कोण किसी अन्य त्रिभुज की दो भुजाओं व एक कोण के बराबर हो, तो ऐसे त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज कहलाते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर मान लो कोई एक त्रिभुज है, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC एक ट्रायंगल है, और त्रिभुज PQR भी एक ट्रायंगल है। त्रिभुज बराबर बनाना, लगभग छोटा बड़ा बना देता हूं मैं, कभी कभी बोर्ड पे दिखता नहीं है थोड़ा, तो उस वजह से। बाकी आपको बराबर बनाना है, बिल्कुल सेम कि हाँ बराबर ही हो, लगना चाहिए कि हाँ बराबर है दोनों। चलो आईडी से बना लेना जो भी है, PQR। अब देखो यहां पे मान लो कि ये अगर भुजा है AB है 4 सेंटीमीटर, और यहां पे BC है अपने पास 3.2 सेंटीमीटर। उसी तरह 3.2 5.2 भी कर लेना, थोड़ी बड़ी लग रही है तो 5.2 कर लेना। अब इसी कंडीशन में देखो यहाँ पे अगर ये भी है 4 सेंटीमीटर, और यहाँ पे ये जो होगी ये है अपने पास 5.2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखो ये भुजा बराबर है, AB भुजा बराबर हो गई PQ के, और BC भुजा बराबर हो गई QR के, और इस कंडीशन में जो एंगल बराबर होगा ना वो होगा कोण B, यानी कि दोनों भुजाओं को बनाने वाला कोण AB और BC
ए बी और बी सी से बनने वाली जो भुजाओं से बनने वाला जो कोण होगा ना वही बराबर होगा, तो कोण बी बराबर होगा कोण क्यू के। इस कंडीशन में ये ध्यान रखना कोण ए बराबर कोण पी के नहीं लिया जाएगा, कोण बी बराबर कोण क्यू होगा, तभी ये सर्वांगसम होंगे, अदरवाइज ये सर्वांगसम नहीं होंगे। तो कोण बी बराबर कोण क्यू, यानी कि दोनों भुजाएं बराबर है, उन दोनों भुजाओं से बनने वाला जो कोण होगा वही बराबर होगा, अदरवाइज अगर कोई दूसरा कोण बराबर दिया जाए तो वह त्रिभुज सर्वांगसम हो, ये हम नहीं कह सकते। हो सकते हैं कंडीशन में जब ये दोनों कोण बराबर हो, लेकिन होंगे ऐसा हम नहीं कह सकते। हो सकते हैं ऐसा हो सकता है, लेकिन होंगे ये हम नहीं कह सकते हैं, तो ये ध्यान रखना। तो इस कंडीशन में देखो यहां पे चलो पहले लिख लेते फिर नोट लगा के लिख लेंगे वो भी। ए बी बराबर है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए बी बराबर है पी क्यू के दिया हुआ अपने को, और यहाँ पे देखो बराबर लिख लेना 4 सेंटीमीटर, और बी सी बराबर दिया हुआ है अपने को क्यू आर बराबर 5.2 सेंटीमीटर। किसने 3.2 लिख लिया तो वो भी लिख सकता है 5.2 सेंटीमीटर। और यहाँ पे कोण बी बराबर है अपने पास कोण क्यू के, कोण बी बराबर कोण क्यू, अतः त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होंगे त्रिभुज पी क्यू आर के, त्रिभुज ए बी सर्वांगसम होंगे त्रिभुज पी क्यू आर के। देखो इस कंडीशन में तो है ना, अगर आप ऐसा करते हो कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं इस तरह सर्वांगसमता आपको लिखनी है, और यहाँ पे अगर आप कंफ्यूजन आपको क्रिएट होता है, आप कंफ्यूज हो जाते हो कि किसको हम पहले सर्वांगसम माने, कौन सा त्रिभुज सर्वांगसम होता है, ये ध्यान रखना जो बी होगा और क्यू होगा, जो जिस जगह पे कोण बन रहा है वो बीच में आएगा पॉइंट, बी पॉइंट बीच में, क्यू पॉइंट कोण कहाँ पे बन रहा है बी पे और क्यू पे बन रहा है, तो बी और क्यू कहाँ पे आएगा मिड में आ जाएगा ना, बीच में लिख लेना, और बाकी साइडों में देख लेना अपने अकॉर्डिंग अरेंज कर लेना, बाकी जो कोण होगा वो बीच में आ जाएगा, तो ये ध्यान रखना। चलो अब देखो यहाँ पे फिर यह अगर सर्वांगसम होगा तो कोण ए बराबर होगा कोण पी के, और कोण सी बराबर कोण आर के, और इस तरह से फिर बाकी जो भुजा होगी ए सी या सी ए बराबर होगी आर पी या पी आर के। चलो नोट लगा के लिख लेना, एक पॉइंट लिखना इसी में। यहाँ पे नोट लगा के लिखना, कोण वाला लिखवा देता हूं, कोण जो बताया मैंने, यहाँ पे नोट लगा के लिखना बराबर कोण, ऐसे लिख लेना, आईडी से लिखना बराबर कोण, देखो यहाँ पे ऐसे लिखना है आपको बराबर कोण दोनों भुजाओं से बनने वाले कोण होंगे, दोनों भुजाओं से बनने वाले कोण होंगे, भुजाओं से बनने वाले, दोनों समान भुजाओं से लिखना है यहाँ पे, दोनों समान भुजाओं से बनने वाले कोण होंगे, दोनों समान भुजाओं से बनने वाले कोण होंगे। कहने का मतलब ये है कि कोण वही बराबर होंगे जो दोनों भुजाएं बनाएगी, जो समान जो दोनों भुजाएं हैं संगत भुजाएं, वो जो कोण बनाएगी वही कोण बराबर होंगे, तो ये लिख लेना। चलो आगे देखते हैं, फिर आगे लिखते हैं। देखो अब जो थर्ड नियम होगा ना वो होगा अपने पास एस ए नियम, यानी कि दो कोण बराबर और एक भुजा बराबर। उसमें भी ऐसा ही रूल होगा कि भुजा वही बराबर होगी जो दोनों कोणों के शीर्षों को मिलाने वाली भुजा ही क्या होगी, बराबर भुजा होगी। चलो आगे लिखना, पॉइंट लगाओ। ए नियम, चलो इसको मिटा देते हैं ऊपर वाले को, ए नियम लिखो, स्टार लगा के लिखना ए नियम। देखो ए नियम वह नियम होगा जिसमें क्या होगा, कोण, एक तो होगा कोण, एक होगी भुजा, और एक फिर से क्या होगा कोण होगा। यानी कि ऐसे त्रिभुज जिनके क्या होने चाहिए, दो कोण बराबर हो और दोनों कोणों के शीर्षों को मिलाने वाली जो भुजा होगी वह क्या हो, बराबर हो। तो ऐसे त्रिभुज जिनमें
ऐसे त्रिभुज, चलो ऐसे त्रिभुज लिखे, यदि वाला लिख लेते, ऐसे लिख लो चलो, ये ऐसे त्रिभुज, डेफिनेशन है कैसे भी लिख सकते हो, बस सही होनी चाहिए लैंग्वेज। ऐसे त्रिभुज जिनके लिखना, ऐसे त्रिभुज जिनके दो कोण, ऐसे त्रिभुज जिनके दो कोण बराबर हो तथा उन दोनों कोणों को मिलाने, उन दोनों कोणों के शीर्षों को मिलाने वाली भुजा, उन दोनों कोणों के शीर्ष, उन दोनों कोणों के शीर्षों को मिलाने वाली भुजा मिलाने वाली भुजाएं बराबर हो, ऐसे त्रिभुज जिनके दो कोण बराबर हों तथा उन दोनों कोणों के शीर्षों को मिलाने वाली भुजाएं बराबर हो, तो ऐसे त्रिभुज सर्वांगक्षम त्रिभुज कहलाते हैं, या सर्वांगक्षम त्रिभुज होंगे। देखो, अगर कोई इस तरह से कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल अपने पास ए बी सी और पी क्यू आर लेंगे, तो ए बी सी और पी क्यू आर दो त्रिभुज हैं, ए बी सी, और यहाँ पे पी क्यू आर, इस तरह से दो त्रिभुज है ए बी सी और पी क्यू आर। ए बी सी और पी क्यू आर दो त्रिभुज हैं। अगर इन दोनों त्रिभुजों में कोण ए बराबर है कोण बी के और कोण पी बराबर है कोण क्यू के, कोण ए बराबर कोण पी के और कोण बी बराबर है कोण क्यू के। अब इस कंडीशन में जो ये भुजा है ना, ये ए बी भुजा को ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर, तो ए बी भुजा बराबर है किसके, पी क्यू या क्यू आर भुजा के। अब यहाँ पे मान लो ये है 50 डिग्री और ये हो गया 60 डिग्री, एक 50 का एक 60 डिग्री का, और इसी तरह से ये भी 60 डिग्री का ले लिया और ये 50 डिग्री का ले लिया, तो ये 70 डिग्री का हो जाएगा ऑटोमेटिकली। देखो इस कंडीशन में देखो ए त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर में देखो, कोण ए बराबर है कोण पी के बराबर 50 डिग्री और कोण बी बराबर है कोण क्यू के बराबर 60 डिग्री। ये तो हो गई। उसके बाद में ए बी भुजा बराबर होगी, बराबर दी हुई है अपने पास पी क्यू भुजा के। ए बी भुजा बराबर है पी क्यू भुजा के 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांगक्षम होंगे त्रिभुज पी क्यू आर के। कैसे होंगे देखो, दो कोण बराबर हैं, ये वाला कोण और ये वाला कोण इसके बराबर, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर, तो दो कोण, दोनों त्रिभुज हैं, दो कोण बराबर हैं। अब इस दोनों त्रिभुजों में दोनों कोण तो बराबर हैं, साथ ही ये जो भुजा है इन दोनों कोणों के शीर्षों को देखो, इस वाला कोण का शीर्ष है ए और इस वाले कोण का शीर्ष है बी, इन दोनों शीर्षों को मिलाने वाली भुजा ए बी, और उसी तरह देखो कोण पी और कोण क्यू को मिलाने वाली भुजा पी क्यू आपस में बराबर है। तो इस कंडीशन में ये दोनों जो कोण त्रिभुज होंगे ए बी सी और पी क्यू आर आपस में सर्वांगक्षम त्रिभुज होंगे। नोट ध्यान रखना, दोनों को मिलाने वाले दोनों शीर्षों को दोनों कोण बराबर है, उन दोनों कोणों के शीर्षों को मिलाने वाली भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी, दूसरी भुजा बराबर नहीं होगी। अगर यहाँ पे ऐसी भुजा बराबर हो जाए पी आर के, तो इस कंडीशन में ये सर्वांगक्षम होंगे, हम नहीं कह सकते, हो सकते हैं लेकिन होंगे ये नहीं कह सकते, तो ये ध्यान रखना। देखो होने में तो ये हो भी जाएंगे, वैसे भी नियम के अकॉर्डिंग नहीं हो लेकिन ऐसे हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों कोण बराबर है, तो ये कोण ए नियम से होगा, फिर कोण नियम से,
ये दोनों कोण बराबर, ये भी बराबर, तो ये वाला कोण भी क्या होंगे, इन दोनों के बराबर हो जाएगा, तो ए नियम लग जाएगा यहाँ पे। कोण 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 नियम, तो कोण 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 नियम सर्वांग क्षमता में एग्जिस्ट नहीं करता है, ये ध्यान रखना। सर्वांग क्षमता में ए नियम नहीं होता है, आर एच एस नियम होता है, तो ये ध्यान रखना। एस 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 नियम होता है, एस ए एस नियम होता है, ए एस या ए एस ए नियम होता है, ए यानी कौन 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 नियम एग्जिस्ट नहीं करता है, ये ध्यान रखना। इसलिए ये दोनों सर्वांगक्षम होंगे, ये नहीं कर सकते, हो सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो कभी क्वेश्चन आ जाए, ये ध्यान रखना, कभी भी अगर क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से नियम सर्वांग क्षमता में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, यानी कि अमान्य है या मान्य नहीं है, तो ए यानी कौन 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 नियम मान्य नहीं है, तो ये ध्यान रखना, कभी ऑप्शनल में आ जाए क्वेश्चन, तो ये ध्यान रखना। क्योंकि अगर कोण बराबर हो तो हम तीनों कोण बराबर हो तो हम ये नहीं कर सकते कि तीनों भुजाएं बराबर हो, ऐसा कंडीशन हो सकती है, तो ये ध्यान रखना। चलो आगे देखो, एक और नियम अपना, कौन हो गए, भुजा वाला हो गया, आर एच एस नियम, यानी कि समकोण कर्ण भुजा नियम। देखो आर एच एस नियम, आर एच एस नियम यानी कि समकोण कर्ण भुजा नियम। देखो ऐसे त्रिभुज जिसका एक समकोण, ऐसे त्रिभुज या एक, अगर कोई एक समकोण त्रिभुज है, ऐसे लिखना, देखो लिखो नहीं, पहले सुन लो कि अगर एक समकोण त्रिभुज का कर्ण दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण के बराबर है, इसके अलावा एक उस समकोण त्रिभुज की कोई एक भुजा यानी कि आधार या लंब, दोनों में से एक भुजा किसी अन्य त्रिभुज की आधार या लंब यानी कि कोई भी एक भुजा के बराबर है, तो इस कंडीशन में वह त्रिभुज जो होंगे वह सर्वांगक्षम त्रिभुज कहलाएंगे। एक समकोण हो गया, दोनों समकोण त्रिभुज है, और दोनों में एक कर्ण बराबर हो गया, फिर एक भुजा यानी कि आधार है लंब में से कोई भी एक भुजा बराबर है, तो ऐसे त्रिभुज कहलाएंगे सर्वांगक्षम त्रिभुज कहलाएंगे। तो लिखना है यहां पे, किसी एक समकोण त्रिभुज किसी एक समकोण त्रिभुज का कर्ण व एक भुजा में देखो आधार या लंब दोनों में से कोई भी हो सकता है, आधार या लंब, एक भुजा किसी अन्य या दूसरे, अन्य लिख लेना, किसी अन्य समकोण त्रिभुज, देखो ये दोनों समकोण होने चाहिए, ध्यान रखना, किसी अन्य समकोण त्रिभुज के कर्ण व एक भुजा में कौन सा आएगा, आधार या लंब, एक भुजा यानी कि आधार या लंब के बराबर हो, ऐसे त्रिभुज सर्वांगक्षम त्रिभुज होंगे। सर्वांगक्षम त्रिभुज होंगे। देखो किसी एक समकोण त्रिभुज का कर्ण व एक भुजा कोई भी आधार या लंब दोनों में से कोई भी हो सकती है, किसी अन्य समकोण त्रिभुज के कर्ण व एक भुजा आधार या लंब के बराबर हो, तो ऐसे त्रिभुज सर्वांगक्षम त्रिभुज होंगे। किसी भी एक कोई भी एक ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है, इस तरह से देखो ये 90 डिग्री का है एक कोण है,
अब यहाँ पे ए है, बी है और सी है। और ए बी सी में एक तो बी कोण बी पर क्या बन रहा है अपने 90 डिग्री बन रहा है। उसी तरह पी क्यू आर है, पी है यहाँ पे, क्यू है और आर है, तो ये भी 90 डिग्री है कोण क्यू पे। तो यहाँ पे देखो कोण बी बराबर होगा कोण क्यू के, बराबर 90 डिग्री हो गया। और यहाँ पे ये वाला बराबर है, मान लो कि ये है अपने पास 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर दिया हुआ ये, और बी सी दिया अपने पास 12 सेंटीमीटर, ले लो इसको, ये 12 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर हो गया, ये 13 सेंटीमीटर हो गया। देखो हम ये नहीं कर सकते कि ये आधार है लंब है, ध्यान रखना इस बात का, मैंने पिछली क्लास में बताया था कि आप कभी भी ये नहीं बोल सकते कि आधार है या लंब है, जब तक नहीं बोल सकते जब तक कि आपको कोई एंगल के सापेक्ष ना पूछा जाए। अगर कोण पी के सापेक्ष पूछा जाएगा तो ये लंब हो जाएगा, और यहाँ पे अगर कोण आर के सापेक्ष पूछा जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, पी क्यू आधार हो जाएगा। यानी कि किसी भी कोण के सापेक्ष पूछता है तो उस कोण के संगत जो होगी भुजा वो आधार कहलाएगी, और उसके सामने वाले यानी कि सामने वाले, देखो कोण आर की बात करें तो कोण आर के संगत भुजा यानी कोण आर को बनाने वाली भुजा क्यू आर, तो ये कहलाएगी आधार, और उसके सामने वाली भुजा पी क्यू ये कहलाएगी लंब। पिछली क्लास में बता दिया मैंने, तो अगर नहीं देखा हो देख लेना। तो ये देख लो, एक तो ये कोण बराबर हो गया, कोण बी बराबर कोण क्यू के बराबर हो गया, और यहाँ पे देखो ए सी बराबर है पी क्यू के बराबर 13 सेंटीमीटर, और बी सी बराबर है क्यू आर के, क्यू आर या आर क्यू के बराबर है 12 सेंटीमीटर। तो इस कंडीशन में देखो ए बी और सी, या ए सी बी, ए बी सी ले लेते हैं, ए बी और सी, तो ए बी सी त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होंगे। देखो ए बी भुजा को छोड़ दो क्योंकि ए बी भुजा के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। कोण बी की बात करें तो कोण बी और कोण क्यू, तो क्यू कहाँ पे आएगा, बीच में आ जाएगा। अब बी से देखो, बी से सी तक 12 सेंटीमीटर और फिर 13 सेंटीमीटर लेना है, तो बी सी और सी ए, तो बी सी यानी कि क्यू आर, तो क्यू से आर की तरफ जाएंगे 12 सेंटीमीटर, और आर से किधर जाना है, पी की तरफ जाना है, और यहाँ पे ए की तरफ जा रहे हैं तो ए पहले आगे लिखा हुआ है, तो पी भी कहाँ आएगा, आगे आ जाएगा। तो ए बी सी सर्वांगसम होंगे त्रिभुज पी क्यू आर के। तो इस तरह से पूरा नोट करना, फिर आगे लिखवाते हैं। देखो क्वेश्चंस करो, एक आध क्वेश्चन करवा देते हैं फिर आगे लिखवा देंगे। तो क्वेश्चंस करवाएंगे फिर अपनी समरूपता चलेगी, तो समरूपता तो कल ही पढ़ाएंगे, बाकी क्वेश्चंस कर लो अभी। आज की क्लास में सर्वांग क्षमता पढ़ेंगे, फिर कल की क्लास में जो है समरूपता पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में जो है उन दोनों को तुलनात्मक रूप से पढ़ेंगे, उनका डिफरेंस वगैरह सारा पढ़ लेंगे। तो अलग अलग आज अलग पढ़ रहे हैं सर्वांग क्षमता, फिर कल अलग पढ़ेंगे समरूपता, फिर उसके बाद में उनका जो डिफरेंस है, दोनों का अंतर जो है उसको अलग से समझ लेंगे। तो एक क्लास में वो समझ लेंगे तो दोनों को समझ में आ जाएगा, दो बार पढ़ लेंगे, मतलब दोनों को। ईजी वैसे ज्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा ही है बस, बाकी और कुछ नहीं है। देखो क्वेश्चन लिखना, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है। क्वेश्चन है त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर की। पी क्यू आर दिया हुआ ना, सॉरी पी क्यू आर मत लिखना, आर पी क्यू लिखना। त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज आर पी क्यू के, आर पी क्यू। इसके आगे तथा कोण ए बराबर 40 डिग्री, कोण क्यू बराबर 70 डिग्री, कोण ए बराबर 40 डिग्री, कोण क्यू बराबर 75 डिग्री। कोण ए बराबर 40 डिग्री व कोण क्यू बराबर 75 डिग्री, 75 डिग्री कोण क्यू बराबर 75। भुजा बीसी बराबर 4 सेंटीमीटर हो तो कोण बी व भुजा पी आर ज्ञात करो। भुजा बीसी यहां लिख लेना, भुजा बीसी बराबर 4 सेंटीमीटर हो, 4 सेंटीमीटर हो तो कोण बी व भुजा पी क्यू ज्ञात करो, वी व भुजा पी क्यू ज्ञात करो।
देखो इस कंडीशन में देखो क्वेश्चन कैसे करना है। अपने को दिया हुआ है त्रिभुज ए बी सी सर्वांगशम है, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगशम है त्रिभुज आर पी क्यू के। तो इस कंडीशन में देखो ए बी बराबर होगी पी आर के, कंडीशंस लिख लेते हैं। देखो इस कंडीशन में देखो ए बी वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब कि एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि आपका रिवीजन हो जाएगा, तो उस कंडीशन में लिख रहा हूँ, बाकी ऐसे जरूरी नहीं है कि लिखना ही है। ए बी बराबर पी आर आर पी, ए बी बराबर हो जाएगा आर पी के, और बी सी बराबर होगा अपने पास देखो ए बी यानी कि ये दोनों बराबर है आर पी के। अब बी सी, बी से सी पे जाओ तो क्यू से पी से किस पे जाएंगे, क्यू पे जाएंगे, तो पी क्यू के, और सी ए या ए सी जाएंगे अपने पास क्यू आर या आर क्यू के, तो सी ए बराबर होगा क्यू आर के, ये हो गया। इसके अलावा अपने पास कोण ए बराबर होगा कोण आर के, कोण बी बराबर होगा अपने पास कोण पी के, और कोण सी बराबर होगा कोण क्यू के। चलो चलो अब आगे देखो, देखो बी सी बराबर है पी क्यू के, तो यहाँ पे जो बी सी की वैल्यू जो होगी वो पी क्यू की बराबर होगी। अब यहाँ पे बी सी की वैल्यू दी हुई है 4 सेंटीमीटर, तो पी क्यू की वैल्यू कितनी होगी 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखो बी सी बराबर पी क्यू की वैल्यू दी हुई अपने को 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर, तो बी सी की वैल्यू भी आ जाएगी अपने पास 4 सेंटीमीटर। तो बी सी की वैल्यू तो फाइंड आउट कर ली अपन ने। अब पूछ रहा है कोण बी का मान, तो कोण बी का मान देखो कैसे निकालेंगे। अपने को दिया कोण ए बराबर कोण आर, अब कोण ए का मान 40 डिग्री, तो कोण ए का मान तो अपने पास आ गया 40 डिग्री, ये तो हो गया कोण ए का मान। अब आगे दिया कोण क्यू का मान, तो कोण क्यू बराबर है कोण सी के, तो कोण सी बराबर कोण क्यू बराबर है अपने पास 75 डिग्री, तो कोण सी का मान आ गया। अब कोण बी से रिलेशन है कोण पी का, और कोण पी की वैल्यू अपने को फाइंड आउट नहीं है, तो कोण बी की वैल्यू भी अपने पास ज्ञात नहीं है, तो ज्ञात करनी पड़ेगी। तो कोण ए का वैल्यू पता है अपने को 40 डिग्री हो गई, कोण सी की वैल्यू आ गई 75 डिग्री, तो कोण बी की वैल्यू निकालेंगे। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है, तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर होगा 180 डिग्री। कोण ए की वैल्यू पता है 40 डिग्री, 40 डिग्री रख देना, प्लस कोण बी की वैल्यू निकालनी है, कोण सी की वैल्यू अपने को पता है 75 डिग्री, 75 डिग्री बराबर आ जाएगा 180 डिग्री। अब दोनों को ऐड करो, दोनों को ऐड करोगे तो 105 डिग्री, तो कोण बी प्लस 105 डिग्री 115 डिग्री हो गया यहाँ पे, 115 डिग्री कर लेना। कोण बी प्लस 40 प्लस 75 115 डिग्री बराबर कोण बराबर 180 डिग्री, तो कोण बी बराबर होगा 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री बराबर आ जाएगा अपने पास, देखो माइनस करना 65 डिग्री, तो कोण बी की वैल्यू आ गई अपने पास 65 डिग्री या 65 डिग्री। तो कोण बी सी की वैल्यू निकालनी थी 4 सेंटीमीटर, कोण बी की वैल्यू निकालनी थी 65 डिग्री आ गई अपने पास, या 75 डिग्री आ गई। तो अपने पास दोनों फाइंड आउट हो गए, बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर आ गया और कोण बी बराबर 65 डिग्री, और ये दोनों ही अपने को ज्ञात करने थे। चलो इनको नोट करो। चलो ये नोट कर लिया, तो आज की क्लास अपन यही खत्म करेंगे। अपनी जो सर्वांग क्षमता है वो खत्म हो गई है और अब समरूपता चलेगी, तो समरूपता की एक क्लास लगेगी, फिर उसके बाद में सर्वांग क्षमता और समरूपता की जो डिफरेंस है, किस तरह से उनका अंतर है, क्या क्या उसमें अंतर है, वो सारी चीज़ें पढ़ लेंगे। तो आज की क्लास यही खत्म करते हैं। तो गुड नाइट, बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।